नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीड़। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और इसके साथ में हमारे इंस्टाग्राम पेज हाई मार्क्स स्टडी और हमारे टेलीग्राम चैनल हाई मार्क्स से भी जुड़ें, जिससे वीडियो, पीडीएफ और अन्य अध्ययन सामग्री आपको अधिक से अधिक हम दे सकें। तो दोस्तों, नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे मेरे साथी, आपके लिए यह फिजिक्स के प्रश्न बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि नेवी एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, यानी एग्ज़ाम में आने योग्य प्रश्न हैं। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो साथियों, चलिए हम आज की स्टडी शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है, यानी जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वो किसके कारण काम करता है? तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल पर ऐसे कोण पर आपतित होती है कि उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। अगला प्रश्न है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? इसका मतलब है क्षितिज यानी जब सूर्य और चंद्रमा उगते हैं और यानी अस्त होते हैं और उदय होते हैं, उस समय वो दीर्घ यानी बड़े वृत्ताकार दिखाई क्यों देते हैं? तो उनके दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे ही अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं और उन रंगों को अलग कैसे किया जा सकता है? यानी एक श्वेत प्रकाश की किरण है, उसमें 7 रंग होते हैं, तो उनको अलग अलग किस प्रकार से देखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है उनको अलग? तो एक प्रिज्म द्वारा। क्या होता है एक प्रिज्म? ये एक सपाट चिकनी सतहों वाला एक पारदर्शी प्रकाशीय अवयव होता है जो प्रकाश का अपवर्तन कर देता है, वही एक प्रिज्म होता है। ये देखिए, ऐसा होता है प्रिज्म। अगला प्रश्न है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? तो हमें जब वास्तविक सूर्योदय होता है उससे पहले सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। तो सूर्य जब उदय होता है तो उसके कुछ समय पहले ही हमें वो दिखाई देता है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा, यानी छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा
आपतन कोण पर निर्भर करती है। आपतन कोण क्या होता है दोस्तों? जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यानी जब एक किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है थोड़ी सी। तो पहले माध्यम की आपतित किरण और अभिलंब के बीच, यानी जब वो पहले माध्यम में जो किरण का रास्ता था और दूसरे माध्यम से टकरा करके वो थोड़ी सी विचलित हो जाती है, वो किरण यानी अभिलंब, उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है वही आपतन कोण कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? यानी प्रकाश की गति सबसे कम कब होती है? कांच के बीच से जाती है तो प्रकाश की गति सबसे कम होती है। अगला प्रश्न है, किसी तारे के रंग से उसके किसका पता चलता है? तो तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। यानी जिसे वह परावर्तित करता है वो अपारदर्शी वस्तु का रंग का कारण बनता है। अगला प्रश्न है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा किसके कारण दिखाई देता है? यानी एक व्यक्ति नीचे पानी के अंदर और अपना पैर लटका के बैठता है तो मुड़ा हुआ भी दिखाई देता है और छोटा भी दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? अपवर्तन। यानी अपवर्तन इसका कारण है। अपवर्तन के कारण वो मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है। यानी आप एक सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखोगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के रंग दिखेंगे आपको। तो इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? यानी क्यों दिखाई देते हैं वो? तो सूर्य के प्रकाश में उसको देखेंगे तो अनेक रंग दिखाई देंगे। उसका कारण है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिकल्पना के आधार पर ही हम देख सकते हैं। अपवर्तन मैंने आपको बता दिया। विवर्तन क्या होता है? जब किसी प्रकाश को छोटे छिद्र या किसी अवरोध पर डाला जाता है तो प्रकाश की तरंगें छोटे छिद्रों के किनारों पर कुछ मुड़ जाती हैं। इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। और पारगमन होता है एक अवस्था में दूसरी अवस्था में सीधे पार हो जाएं, वो पारगमन। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है? यानी उचित रीति यानी सही ढंग से कटे हुए हीरे की असाधारण चमक यानी चमक बहुत ज़्यादा होती है, उसका क्या कारण होता है? तो उसका कारण होता है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, ये इसका कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, यानी क्या दर्शाती है? तो एक सिरा उत्तर में रहेगा और एक दक्षिण में, तो उत्तर और दक्षिण को दर्शाती है वो। अगला प्रश्न है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात उसकी पारगम्यता में होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? यानी व्यक्ति अपने पूरे को देख ले तो ऐसा समतल दर्पण कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? तो आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। यानी व्यक्ति की जितनी ऊंचाई है उससे आधा, अगर उससे आधी उसकी ऊंचाई होगी दर्पण की तो अपना पूरा प्रतिबिंब वो देख पाएगा।
अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। यानी जब दो समांतर समतल दर्पण हैं, वो समांतर रखे हुए हैं और उनके बीच में एक वस्तु को रख दिया हमने, तो कितनी परछाइयाँ बनेंगी, यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्ट हो तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो इन रंगों को अलग करने के लिए फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर के द्वारा इनको अलग अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो लाल कांच को अधिक गर्म करेंगे, अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा निश्चित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है तरंगदैर्ध्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं दोस्तों। 7 रंग कौन कौन से होते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग सूर्य के प्रकाश में होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। तो दोस्तों अब वायुमंडल है तो पृथ्वी से हम ऊपर की तरफ आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। अगर वो वायुमंडल न हो तो वो काला दिखाई देगा। वायुमंडल नहीं हो तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा आकाश। ठीक है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी में लाल, नीला और हरा ये रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश बैंगनी होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो कौन सा रंग बन जाता है। तो सफ़ेद रंग बन जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म वाला जो भाग होता है वो आँख की रेटिना का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है। तो मानव की आँख है वो वस्तु का प्रतिबिंब कॉर्निया पर बनाती है। अगला प्रश्न है, आइरिस का क्या काम होता है। तो आइरिस का क्या काम होता है, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, ये आइरिस का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। अगला प्रश्न है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। तो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न है, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अपवर्तन तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसको अपवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था।
अगला प्रश्न है, अवतल लेंस किस दोष हेतु प्रयुक्त होता है, यानी आंखों में कौन सा दोष हो जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष यानी जब व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा है तब उसके कितने प्रतिबिंब देखेंगे, तो जब दो समतल दर्पण हैं और 60 डिग्री के कोण पर दोनों हैं और उसके बीच में एक व्यक्ति खड़ा है तो व्यक्ति के 5 प्रतिबिंब दिखेंगे उसमें। अगला प्रश्न है, लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है, तो लैम्पर्ट नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस उत्तल लेंस ही होता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टाइन के E बराबर mc² समीकरण में c किसका द्योतक है, तो c प्रकाश के वेग का द्योतक है। अगला प्रश्न है, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए क्यों प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं, यानी सड़कों पे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है और ये चमकदार ज़्यादा होते हैं, इसलिए सड़कों पर इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, यानी मैंने पहले ही बताया था जब श्वेत प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये 7 रंगों में उसको विभाजित कर देती है, तो उसका विभाजन क्या कहलाता है, तो उसका विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, तो वायुमंडल में प्रकाश का विसरण होता है यानी प्रकाश वायुमंडल में फैलता है, उसका क्या कारण है, धूलकण, यानी धूलकण विद्यमान होते हैं और धूलकण चमकते हैं, तो धूलकण के कारण प्रकाश है वो वायुमंडल में फैल जाता है, विसरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा, तो चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा, तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अपसारी लेंस कौन सा होता है, अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो खतरे के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, तो समुद्र नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आकाश के परावर्तन के कारण और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, इनके कारण समुद्र है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है, तो जब सूर्य है वो अस्त होता है तो उसका लाल दिखाई देना क्या कारण है, इसका प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है अस्त होते समय। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है, तो इसकी व्याख्या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है ऐसा। अगला प्रश्न है, किसी गाड़ी के अग्रदीप से यानी हेडलाइट अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए, तो अवतल दर्पण इसके उपयोग में लाना चाहिए। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, यानी जब दाढ़ी बनाते हैं तो हमारा चेहरा
हम किस में देखते हैं? तो अवतल दर्पण में देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष निवारण हेतु कौन सा लेंस काम में लेते हैं? दूरदृष्टि दोष यानी जब व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती, नज़दीक का दिखाई नहीं देता, उसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो उसमें उत्तल लेंस प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? यानी किस प्रकार के साइड ग्लास जो होता है पीछे का यातायात को देखने के लिए, तो वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है वो। अगला प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आंख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? यानी जब साबुन लगाते हैं उसके झाग उठते हैं तो उसमें चमकदार रंग दिखाई देते हैं, वो किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त क्षेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या है? यानी एक निकट दृष्टिगत क्षेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो उस लेंस की क्षमता होगी 0.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का लेंस होता है? तो ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर अवतल लेंस होता है। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी जब कोई नेत्रदान करता है तो किसका दान करता है? पूरी आंख का नहीं, बल्कि आंख में कॉर्निया होता है उसका। तो कॉर्निया का नेत्रदान करता है उसको प्रतिरोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्वायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो रेटिना से होती हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी जिसको एकदम सही दिखता है, दिखाई देता है, आंखें हैं वो एकदम स्वस्थ हैं, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए? 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर जिसको स्पष्ट दिखाई देता है वो स्वस्थ नेत्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यानी इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस को नतोदर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, यानी उनका अस्तित्व है, वो प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? यानी पानी की टंकी पूरी भरी हुई है पानी से,
और हम ऊपर से देखते हैं तो कम गहरी दिखाई देती है, उसका तल है वो ऊपर की ओर लगता है हमें। क्या कारण है उसका? अपवर्तन। अपवर्तन कारण है उसका। अपवर्तन के कारण पानी की टंकी हमें कम गहरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, चटका हुआ कांच चमकीला किसके कारण प्रतीत होता है? यानी जब कांच चटक जाता है तो उसका चमकीला यानी अधिक चमकता है वो अन्य हिस्से से, तो क्या कारण है उसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मरीचिका किसका उदाहरण है? तो मरीचिका प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अधिक चमकदार दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? तो प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कांच से जल से होकर गुजरना पड़ता है। अगला प्रश्न है, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो बाहरी अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडरी लेंस यानी बेलनाकार लेंस। और अबिंदुकता का दोष कौन सा होता है? अबिंदुकता का दोष होता है कि आंख का ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति एक साथ ऊपर नीचे या अगल बगल में वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई नहीं देख पाता है। यानी ऊपर नीचे और अगल बगल में साफ दिखाई नहीं देती वस्तुएं, वो अबिंदुकता का दोष कहलाता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, यह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर यानी दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती उसको, तो कौन सा दृष्टि दोष है उसमें? मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष है उसमें। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, मैंने अभी बताया आपको। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है वो। और दूरदृष्टि दोष को मैंने अभी आपको बताया था, हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन क्या है? यानी दूरबीन कैसा यंत्र है, क्या काम आती है वो? दूरबीन क्या है? तो दूर की वस्तु देखने का एक यंत्र है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में लगभग 8.5 मिनट यानी 8.5 मिनट लगती हैं। 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय पूरे सूर्य के ऊपर तो छाया जाती है, और तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का भाग दिखाई देता है किरीट, यानी चारों ओर का थोड़ा थोड़ा, केवल थोड़ी थोड़ी रोशनी दिखाई देती है, उसको किरीट कहा जाता है। और उसका दूसरा नाम कोरोना भी है।
ये देखिए जो चमकीला भाग है वही है किरीट। अगला प्रश्न है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 250 सेकंड होते हैं, यानी 4 मिनट 10 सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और ये अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशित तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? तो यह प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से क्यों चलता है? क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है? यानी जब एक व्यक्ति है वो तीव्र प्रकाश क्षेत्र से यानी बाहर से और एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो वहाँ रखी हुई चीज़ें उसे दिखाई नहीं देती और बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें उसको दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकाश के किरणपुंज हैं? तो ये समांतर प्रकाश के किरणपुंज हैं। अगला प्रश्न है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या फर्क पड़ता है? तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसी ही रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो उसको फोटोन कहा जाता है, फोटोन। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेल्स के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, यानी किस प्रकार की परिघटना है आकाश में नीला रंग प्रकट होना? प्रकीर्णन की। आंसर इसका प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो पानी से भरे हुए बर्तन में एक छड़ी डुबोएंगे तो वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। उसका क्या कारण है? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है? हीरे से कांच में जाता है, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? यानी इंद्रधनुष कैसे बनता है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होना इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा उदाहरण है? तो मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें क्या हैं? अनुप्रस्थ हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। अगला प्रश्न है, तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है?
तो इसका कारण भी अपवर्तन है। अगला प्रश्न है, कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग क्यों करते हैं? तो कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि सही वर्ण संयोजन हो जाए, यानी सही वर्ण संयोजक के कारण हम कपड़ों को धोते समय नील का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो पीले रंग का पूरक रंग नीला है। अगला प्रश्न है, अंतर्दर्शी क्या है? अंतर्दर्शी क्या है? इंडोस्कोप। तो अंतर्दर्शी यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशित यंत्र है। अगला प्रश्न है, भारहीनता क्या होती है? तो भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है तो भारहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? यानी लोहे की कील है वो पारे में तो तैरती है और पानी में डूब जाती है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम, इसलिए लोहे की कील है वो पारे में तो तैरती है और पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि बर्फ है वो पानी में तो तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको न्यूटन के पहले नियम के द्वारा समझाया जाता है। पहला नियम जड़त्व का सिद्धांत है, उसके द्वारा इसको समझाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्य प्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? वो भी न्यूटन का पहला नियम है, जड़त्व का नियम। विश्राम जड़त्व के कारण अचानक अश्व चलता है तो अश्वारोही को गिरने की आशंका हो जाती है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? क्योंकि ताकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ जाए। ये तीसरा नियम है न्यूटन के सिद्धांत का तीसरा नियम है, समांतर का नियम है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि इसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करती है? यानी वायुदाब मापी की रीडिंग अचानक गिर जाती है तो किसकी संभावना होती है? मौसम तूफानी होने की संभावना हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक क्यों दौड़ता है? तो एक धावक है वो लंबी छलांग लगाता है तो कुछ दूरी के लिए दौड़ता है। वो क्यों? छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है, इसलिए वो कुछ दूरी के लिए दौड़ता है। अगला प्रश्न है, शानता की इकाई क्या है? तो शानता की इकाई पॉइज है। अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा? तो दूध से मक्खन निकाल लेते हैं तो दूध के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है दूध का घनत्व कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या अंतर आता है? यानी जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, उसका भार है वो घट जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े क्यों नहीं रह पाते? तो इसका आंसर है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, संवातक कमरे की छत के निकट क्यों लगाए जाते हैं?
तो इसका आंसर है क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है, इसलिए संवातक कमरे की छत के निकट ही लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से शाही बाहर क्यों निकल जाती है? तो हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से शाही बाहर इसलिए निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है, इसलिए। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? चंद्रमा पर वायुमंडल इसीलिए नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर यानी 1 HP कितने वोट के बराबर होता है? तो 1 HP 746 वोट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करें। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 36 को 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है। जब वायुमंडल का दाब कम हो जाता है तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। अगला प्रश्न है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्यों? क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसलिए अंडा मृदु जल में तो डूब जाता है और नमक के सांद्र घोल में तैरता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा बैटरी से मिलती है। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का सुविचार है, हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता है। यह आज का सुविचार है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उनसे आप वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे आशा रहेगी कि आप अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।